सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस वीडियो से हम अपना अगला टॉपिक नंबर 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली एग्जिबिट अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, गिव रीजन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिज्म arises due to the presence of unpaired electrons. Transition metals and their ions in their compounds have unpaired electrons and in their d orbitals, due to which they exhibit paramagnetic behavior. तो पूछा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर सिर्फ हम लोग लें तो वो जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो उनके पास क्या होता है, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, जिसके कारण वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है, रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 है ना, जो बिहेवियर होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और बोला गया इन देयर कंपाउंड्स, तो उनके कंपाउंड्स में वो मेटल आयन के रूप में होते हैं। तो आयंस में भी वो अनफिल्ड मतलब अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होते हैं। ठीक है, तो इस कारण कंपाउंड्स में भी जब वो आयंस के रूप में होते हैं तो भी वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये आपकी लैंग्वेज है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। इसमें 2 पार्ट है, 1 मार्क ईच। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट है, अमंग द डाइवेलेंट कैटायंस इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंगनीज एग्जिबिट्स द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। तो जो मैंगनीज का मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा मैंगनीज होता है उसके पास 3D, ये जो 3D ऑर्बिटल है उसमें 5 होता है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, n इंटू एन प्लस 2। तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दस Mn2+ एग्जिबिट मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। अगला क्या है, Cu+ आयन इज़ नॉट नोन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो Cu+ आयंस क्यों नहीं होता है, तो ये हमने देखा था क्योंकि वो डिसप्रपोर्शनेट कर जाता है Cu+, Cu2+ में और कॉपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आप इसका लैंग्वेज देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वाई आर फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ स्टेट है, यस नहीं है स्टेट, एज कम्पेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 आयंस है। तीसरा पार्ट है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज वाई। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कि वाई आर फ्लोराइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्साइड्स में भी इसका होगा एक, फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ फ्लोराइड पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन एटम्स का, तो कॉमा रख के फ्लोरीन एटम्स या फ्लोरीन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हमारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और फ्लोरीन पहला इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, स्मॉल साइज होता है, हायर मतलब वही हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, स्मॉलर साइज होता है। तो जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, वो खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। Hence, fluorides of transition metals are more stable in their higher oxidation state as compared to lower oxidation state due to fluorine's ability to stabilize higher oxidation state via high enthalpy और high lattice energy। ठीक है, तो क्या होता है कि जो साइज होता है आपका फ्लोरीन का वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे इसमें लिखा नहीं है पर आप इसमें ये भी रीज़न डाल सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल्स होता है उनका भी साइज छोटा होता है ना। जैसे अगर Cr3+ है तो 3+ ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एज़ कम्पेयर टू 2+, तो वो भी छोटा होता है और फ्लोरीन भी छोटा होता है। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्टेबल बनता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, जिसके कारण उनका जो लैटिस होता है स्ट्रक्चर, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लैटिस बना है, स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो इसी कारण फ्लोरीन के स्मॉलर साइज़ की वजह से और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल्स के भी छोटे साइज़ की वजह से वो दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। मेटल्स का तो लाइन नहीं लिखा है, पर आप फ्लोरीन का ही लिख सकते हैं, पर आप चाहें तो मेटल्स का भी लिख सकते हैं। अलग अलग थोड़े आंसर हो सकते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। पर यहाँ मेन है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन।
ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ साथ लैटिस एनर्जी भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, अच्छे से कॉम्पैक्ट बनेंगे तो लैटिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्शन होता है, मतलब वो अट्रैक्शन शो करता है, और डायामैग्नेटिक अट्रैक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन शो करना है तो कौन करेगा, पैरामैग्नेटिक। तो बस आपको बताना है इन चारों में से पैरामैग्नेटिक कौन है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। द आयंस विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका रीज़न है। अब हम चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस और आयंस, ठीक है। यहाँ ऑफ होगा तो आप देख लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, सो CO2+ का 3d7 इसका फुल्ली फिल्ड है, इसका ध्यान रखिएगा Ag का ना, क्योंकि ये आपका 3d सीरीज़ नहीं है, नीचे आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। Kr4d10 हो जाएगा प्लस में। Ti4+ का आर्गन का होता है, ठीक है, और Zn2+ का फुल्ली फिल्ड होता है। तो चारों में से बस CO2+ है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तभी वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि फॉर्मूला में ही n आता है, और n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आउट ऑफ द गिवन आयंस ओनली CO2+ हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैज़ Zn2+ वुड फील नहीं, यहाँ CO2+ होगा ना। Out of the given ions only CO2+ has unpaired electrons, hence CO2+ है ना, ये हम ध्यान रखना है, गलती ना हो जाए, सब सही लिखा है तो। hence CO2+ would feel attraction when placed in magnetic field, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। थर्ड हमारा पार्ट क्या है, तो थर्ड हमारा पार्ट है it has been observed that the first ionization enthalpy of 5d series of transition elements आर हायर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया, ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। 5D सीरीज जो होती है उसमें आयनेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज हैव इंटरवेनिंग 4f ऑर्बिटल्स विच शील्ड द न्यूक्लियस वीकली एंड दस देयर इज ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि 5D सीरीज़ का आयनेशन इंथैल्पी ज़्यादा होता है, और आयनेशन इंथैल्पी होता क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ उतना एनर्जी ज़्यादा लगेगा। 5D सीरीज़ का ज़्यादा इसलिए होता है आयनेशन इंथैल्पी क्योंकि यहाँ पर चार्ज सबसे पहले बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 3D सीरीज़ के नीचे जाएंगे 4D सीरीज़, तो पूरा आपको P वाला लाइन कंप्लीट करना होगा, फिर 2S लाइन, फिर आप 4D सीरीज़ में आएंगे, ठीक है। और जब आप 4D से 5D आएंगे तो फिर तो आपको पूरा 4F भी कंप्लीट करना होगा, जो आपका 4F वाला होता है लेंथेनॉइड्स, उसके बाद 5D में पहुंचेंगे। तो 5D का पहले तो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो टोटल इनके पास नहीं पहुँच पाता है, क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कुछ ये अट्रैक्शन करते हैं और शील्ड भी करते हैं, मतलब इसका जो अट्रैक्शन है उसको पूरी तरह लास्ट में पहुंचने नहीं देते हैं, बीच में बहुत सारा ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो 4F आता है, और 4F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा रोक नहीं पाता है, ठीक है। इसका जो यहाँ पर अट्रैक्शन पावर मान लीजिए उसको रोक नहीं पाता है, शील्ड नहीं कर पाता है पूरी तरह, और ये क्या करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुँच के उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं स्ट्रांगली, ठीक है। तो इसीलिए 4F का वीक शील्डिंग पावर होने के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स, अगर 4F नहीं रहता तो, ठीक है। तो इसी कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो आयनेशन इंथैल्पी उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास अच्छे से अट्रैक्टेड है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको हटाने के लिए। तो एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। Also, the elements of 5D series have intervening 4F orbitals which shield the nucleus weakly. Weak shielding effect होता है, weak shield effect या shielding लिख दीजिएगा, शिल्फ हो गया, स्पेलिंग देख लेंगे, है ना, सब गलती नहीं करेंगे लैंग्वेज में, ना प्रैक्टिस करिएगा, और गलती होगा तो आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे आप ये सब गलती करते हैं, है ना, रिवाइज करिएगा अपने नोट्स। वीक शील्डिंग इफेक्ट एंड दस देयर इज ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Thus, the first ionization enthalpy of 5D series of transition elements are higher than that of 3D and 4D series, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।